पाक अफगान सरहद इंसानी बुनियादों पर 2 रोज के लिए खुल गई। सैकड़ों अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं दहशतगर्दों के कब्जे से इलाके नहीं ले सकते तो उन्हें अफगानिस्तान का हिस्सा कहना छोड़ दें। क्या PSL जैसे इंतजामात करके बसंत को भी मुमकिन बनाया जा सकता है? सकाफती हलकों में बसंत की ख्वाहिश मुतहरक पंजाब हुकूमत रिवायती त्यौहार को कब मुमकिन बनाएगी? 2-3 दिन नहीं आना था, ज्यादा था। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था कि वो पूरा गांव भी मर जाए तो फिर भी इसने नंबरदार नहीं बनना। इमरान खान के फटीचर बयान पर राना सनाउल्लाह भी फट पड़े तो दूसरी तरफ ट्विटर सारफ भी नाखुश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शरीन मज़ारी ने आज कौमी असम्बली में कहा कि पाक अफगान सरहद को बंद करने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, जबकि सैफरॉन के वज़ीर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने जवाब दिया कि इसका मकसद सरहद पर निगरानी बेहतर करने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालना है। तो आज ही 2 रोज़ के लिए सरहद को खोल दिया गया, लेकिन तिजारत के लिए नहीं। क्या ये दबाव कामयाब रहेगा? अफगान हुकूमत इतनी जल्दी मान जाएगी? और बात करेंगे इमरान खान के PSL फाइनल के बारे में बयान की। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को फटीचर कहना नस्ली तासुब और बदतहज़ीबी है या इमरान खान का अंदाज़े बयान यही है? तनकीद करने का पूरा हक़ है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पाक अफगान बॉर्डर को 2 रोज़ के लिए खोल दिया गया है और सरहद के दोनों जानब 18 रोज़ से फंसे अफराद ने वापसी शुरू कर दी है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सराजुद्दीन, जो अब से कुछ देर पहले वहाँ मौजूद थे। देखिए 8 बजे से पाक अफगान तोरखम पर बहुत ज़्यादा रश है। बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी पाकिस्तान में फंसे हुए थे वो यहाँ पे पहुँचे। इनकी कोशिश है कि वो किसी सूरत जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करके अपने मुल्क में दाखिल हो जाए। तादाद के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हुकाम के बारे में भी एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे, लेकिन बज़ाहिर लग गया है कि हज़ारों की तादाद है, बड़ी तादाद यहाँ पे। इसी वजह से थोड़े जो प्रोसेस का अमल है, जो शनाख्त का अमल है, वो भी सुस्त रवि का शिकार है। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है और लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात का भी सामना है। कुछ अफगान शहरी जो इस लाइन कतार में खड़े हैं और इनकी कोशिश है कि वो अपने मुल्क जाए, वो उनसे बात करते हैं। क्या मुझे कब से खड़े हैं सर और क्या कहेंगे? तकरीबन आधे घंटे से हम यही खड़े हैं। स्पेशली आज के दिन हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छी सर्विस रखी हुई है। हम रास्ते में और यहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। और इससे पहले लोगों ने तकरीबन लगभग 20 दिनों से इंतज़ार किया हुआ है और ये लोग इकोनॉमिक और उसकी जगह, उसकी होटलिंग, ये उनको नहीं देखो कल आखिरी दिन है, 2 दिनों के लिए खोला है, इसके बाद फिर बॉर्डर बनेंगे, फिर मुश्किलात में इजाफा हो गया। क्या कहेंगे अफगान और पाकिस्तानी हुकाम से, क्या कहेंगे बॉर्डर मुस्तकिल बुनियादों पर ना खोले? ऑफ कोर्स ये बिजनेस रास्ता है और यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस होता है। रशिया तक ये फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा हाईवे है, इसको बंद नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्यार से बंद करने से अफगान पाकिस्तान दोनों तरफ के शहरियों में तशवीश की एक लहर है। इन लोगों का यही मुतालबा है कि दोनों जानिब के हुकूमत बॉर्डर को मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने के लिए इक़दाम करे ताकि यहाँ के शहरियों के साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी मुश्किलात से दो चार होना ना पड़े, उन लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में तज्ज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इम्तियाज़ साहब, बॉर्डर 2 दिन के लिए खुल गया। अफगान हुकूमत का कहना है कि तिजारत को जो नुकसान पहुंचा है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी साइड पे है, तो क्या बंद करने से हम अफगानिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, एक यस एंड नो इसमें दोनों हैं। ठीक है। अब अगर तो हुकूमत का या उन लोगों का जिन्होंने ये सरहद बंद करने का फ़ैसला किया, उनका ये ख्याल था कि इस इक़दाम के ज़रिए हम वाक़तन अफ़गानों को मनवा लेंगे, यहाँ पे सरहद पे कुछ हिफाजती इंतज़ामात बेहतर बनाने पे, तो उसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि ये सरहद फिर बंद ही रहे। ठीक है। अब अगर सरहद बंद रहेगी और तो उसमें नुकसान मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का बहैसियत मजमूई है। सिर्फ ये नहीं कि चंद हज़ार ट्रक हैं उसमें किन्नू केला लदा हुआ था और वो ख़राब हो गया, ठीक है, वो तो हो भी गया होगा। उसमें अफ़गान चैम्बर वालों का ये कहना था कि 80-90% जो है वो नुकसान पाकिस्तानी ताजरान का है जिन्होंने सामान भेजना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अंदाज़ में दबाव डालना आप ख़ुद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा देर पा अमल नहीं हो सकता है। अगरचे साबिक़ सदर हामिद करज़ई साहब ने
अपने ट्वीट में सोशल मीडिया पे कहा कि हमें ये ड्यूरेंट लाइन तस्लीम करने पे मजबूर करने के मुतरादिफ है, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस सतह पे पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी होगी कि जो लोग कहते हैं कि हमें इस ड्यूरेंट लाइन के साथ एक जज्बाती लगाव है, एक तारीख़ी हकीकत है, तो उस हिसाब से तो फिर जो जितना मशरिक़ वस्ता बटा हुआ है 70-80 साल पहले इसका कुछ और नक्शा था, तो आज जो इराक़ में रह रहे हैं वो ये कहे कि कुवैत हमारा हिस्सा था, खुरासान की जो रियासत थी या तुर्किस्तान की जो रियासत थी, तुर्की और वस्ती एशियाई रियासतें ज़्यादातर उसमें शामिल थीं। तो ये तो तारीख़ी ज़मीनी तनाज़ात हैं जो फिर चलते रहते हैं। तनाज़ात देखें जी वो सेटल हो गए। अब मशरिक़ वस्ता में भी, यूरोप में भी छोटी छोटी रियासतें बन गई हैं। अब कोई कह दे कि जी मुझे बड़ा जज्बाती लगाव था यूगोस्लाविया के साथ क्योंकि बोस्निया पहले उसका हिस्सा था, या दूसरी 2-3 जो रियासतें थी, ये कोई जवाज़ नहीं है अफ़गान हुकूमत के लिए, आवाम के लिए ड्यूरेंट लाइन यानी हमारे बॉर्डर का मसला डिस्कस न करने के लिए। अलबत्ता उसमें गलती शायद ये हुई पाकिस्तान से, मैं भी समझूंगा कि आप इस किस्म का इक़दाम करके एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होता है। ठीक है। बिज़नेस वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं और जो लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। मसलन जब हम काबुल में थे गुज़िश्ता महीने, हम पहुँचे ही थे तो अगले दिन बॉर्डर बंद हो गया, तो हमारा ख्याल था कि हो सकता है हम वापसी बज़रिए सड़क चले जाएं तोरखम के रास्ते, लेकिन जब बॉर्डर बंद हो गया तो फिर ज़ाहिर हमें दुबई के रास्ते आना पड़ा। तो ये कोई एक एब्रप्ट क्लोजर जिसको कहते हैं, अचानक इस किस्म का इक़दाम कर लेना। ज़ाहिर है जो आपने कहा कि अब्रप्ट क्लोजर था तो ये एक पैगाम देना था। अब जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया, शरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनका कहना था कि अगर सरहद को बंद करना है, उसे दहशत गर्दी पर काबू पाया जा सकता है, तो फिर वागा को क्यों नहीं परमानेंटली बंद कर दिया? उनका देखिए बिल्कुल सही इस्तदलाल है, बड़ी एक मंतकी बात है कि आप सिर्फ ये कह के सरहद को बंद करना और लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करना कि दहशत गर्दी वहाँ से हो रही है, ये कोई सस्टेनेबल बात नहीं है, क्योंकि यही आर्गूमेंट उधर से भी आता है कि इधर से लोग जाते हैं हमारे यहाँ हमले कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नंगरहार और ज़ाबुल और गज़नी में लोग छुपे हुए हैं और वो पाकिस्तान पे हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं। मोहम्मद एजेंसी में कल हर जगह पे जी, तो दोनों तरफ से ये हो रहा है, यहाँ से भी लोग जाते हैं हमले करके आ जाते हैं। तो एक इसका वाहिद हल दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात में है, और सिर्फ अफ़गानों को या अफ़गान सरज़मीन को दहशत गर्दी का मंबा करार देना एक मैं समझता हूँ सिफारती गलती भी है, इखलाकी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है, दोनों मुल्कों के लिए भी दुरुस्त नहीं है। हमें इस आर्गूमेंट को ज़रा सा फैलाना होगा। लेकिन हमने देखा है कि जब ये हालिया दहशत गर्दी की लहर आई तो अफ़गान मुहाजिरीन, अफ़गान तारकीन वतन, अफ़गान मिलिटेंट्स, उनका मुलव्वस होना सामने बार बार आ रहा है। अभी आज ही जो ऑपरेशन हुआ था सवाबी में, उसमें कहा जा रहा है कि 2 उनमें से शायद जो शिद्दत पसंद थे वो अफ़गान शहरी थे। इस तरह बहुत सारे जो अफ़गानिस्तान में मारे जाते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज। ठीक है ना, हमारे बेशुमार लोग हैं जो वहाँ जाते हैं अफ़गान तालिबान के साथ, दाइश के साथ मिल के, जितने जमातुल अहरार है वो भी पाकिस्तानी हैं जो कि वज़ीरिस्तान से गए हुए हैं। तो हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, किताबें भरने के लिए बार बार ये कह देते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है ये, जिस तरह जब कश्मीर में कोई वाक़या होता है तो भारतीय फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान से थे, जैश मोहम्मद के थे, लश्कर तैयबा के थे। ये एक लामुतनाही सिलसिला है। इसका ख़त्म होना सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब दोनों तरफ से किसी ने कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करके उससे मुज़ाकरात का आगाज़ किया। ज़ाहिर इम्तियाज़ साहब, क्योंकि आप तमाम स्टेक होल्डर से आपकी बातचीत रहती है, अब जब आप अस्करी हलकों में बात करें तो इस वक्त अफ़गानिस्तान की जानिब बहुत एक सख्त किस्म का रवैया है, लेकिन जो मुझे सिविलियन साइड से नज़र आ रहा है कि उन्होंने handed it over to the military side, सिफारती कोशिश नहीं नज़र आ रही। वो देखें, उसमें है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात। अगर सिविलियन सिर्फ अपने बड़े बड़े ठेकों में, ऑरेंज लाइन में, मेट्रो बस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में अगर वो दिलचस्पी रखते हों, क्योंकि इसी में पैसा है, ख़ारजा पॉलिसी में पैसा नहीं है,
جس کی وجہ سے ان کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ بھی بڑے بڑے منصوبے ہیں. آپ نے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرام میں سنا ہوگا کہ 250 ارب روپے اورنج لائن منصوبے پہ خرچ ہو رہے ہیں. اتنا ہمارا تعلیم کا بجٹ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس پہ تو ان رہنماؤں سے پوچھا جانا چاہیے. ایک پرانی کہانی شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی ڈیوڈ اور گولیت کی, کہ ڈیوڈ چھوٹا سا تھا قد کاٹ میں, جبکہ گولیت بہت ہی عظیم, بہت ہی بڑے قد کاٹ کا, اور اس میں ذرا بختر بھی پہنی ہوئی تھی. اس کے باوجود اس نے شکست کھائی گولیت سے, اسے ڈیوڈ سے. اب ہماری آرمی بھی ایک گولیت ہے, جبکہ ہمارے سیاستدان ڈیوڈ ہیں. وہ اگر سمارٹ ہو جائیں, ایمانداری کے ساتھ کاروبار اپنا شروع کریں, کیونکہ سیاست بھی کاروبار ہے, بالکل, اگر وہ ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے تو پھر نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ اندرونی داخلہ محاذ پالیسی, تعلیم کی پالیسی بھی وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے. اور واقعتاً وہ پاکستانی لیڈر سمجھ کے اگر کریں یہ تمام کام تو ان سے کون چھین سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا دامن صاف ہو تو تب ہی پھر آپ ڈیوڈ کے طور پہ ایک منصوبہ بندی کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. لیکن وہ اس وقت تو فی الحال نظر نہیں آ رہا. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اگر پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں دھوم دھام سے ہو سکتا ہے تو بسنت انہی سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ کیوں نہیں کی جا سکتی. بریک کے بعد. اس سال بھی بسنت کا میلہ لاہور میں نہیں منایا گیا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف صلاح الدین, جو فلانتھرپسٹ بھی ہیں اور لاہور کے کلچرل آئیکن بھی ہیں. بہت بہت شکریہ یوسف صاحب ہمیں وقت دینے کا. یوسف صاحب, جب پی ایس ایل کا فائنل دیکھا لاہور میں, سجا ہوا تھا لاہور, جس طرح سے لوگ اکٹھا ہوئے تھے کرکٹ دیکھنے, ساتھ میں موسیقی بھی تھی, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بسنت بھی اسی طرح سیکیورٹی کے ساتھ, تمام انتظامات کے ساتھ دوبارہ سے لاہور میں آئے؟ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اور اس دفعہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ سے, اور چیف منسٹر پنجاب نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی تھی ٹو ہم سجیشنز گورنمنٹ کو دیں کہ ایک سیف بسنت جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے. اینڈ آئی ایگری کہ بسنت سیف ہی ہو تو تبھی اس کو جو کائٹ فلائنگ ہے بیسکلی, اس کو ہم اس کی اجازت دی جائے. بالکل, بلکہ یہ جو کمیٹی تھی تشکیل دی تھی, اس میں آپ بھی اس میں رکن تھے, اور ہم نے اس کے بعد بھی آپ سے بات کی تھی, اور اس وقت لگ رہا تھا, امید تھی کہ شاید بسنت کا تہوار پھر سے لاہور کو سجائے گا. اس کے وہ جو کمیٹی کی میٹنگز تھیں, اور پھر جب 7 فروری کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ بسنت پر ایک مکمل پابندی ہے, تو اس درمیان کیا ہوا؟ دیکھیں, ہم نے تو ہمارا جو کام تھا وہ تو گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا تھا, تجویز دینی تھی کہ کیا سٹیپس گورنمنٹ اگر اٹھائے تو ایک سیف بسنت ہو سکتی ہے. وہ ہم نے جو کمیٹی تھی وچ واز ہیڈڈ بائی پروونشل منسٹر, وہ انہوں نے آئی تھنک دے دی تھی ٹو دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. اس کے بعد میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے مے بی کہ یہ جو ایک تھریٹ تھا ٹیررزم کا, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی گورنمنٹ کی انہوں نے جس کی وجہ سے کچھ پاسبل ڈیسیجن لی ہو, تشویش ہو, پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہوا, جو پتنگ بیچ تھے ان کو پکڑا گیا, لیکن انفارملی تو بسنت یا پتنگ جو ہے, پتنگ اڑانا, وہ سارا تو چلتا رہتا ہے لاہور میں. لاہور میں بالکل چلتا رہتا ہے, اور اب گرد و نواح میں اور لاہور میں اب کائٹ فلائنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے, لاہور سے باہر بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے پنڈی میں بسنت ہوئی, اور اس میں 2 اموات بھی ہوئیں, اور دونوں موٹر سائیکل پہ ہوئیں. سو یہ اگر it is better for the government to control the flying, اور اس کو کنٹرول کر لیں, اور اس کے جو قانون جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ بنائیں ایسے قوانین کہ جس سے یہ ایک سیف
खेल बन सके। तो बेसिकली जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो सारी की सारी मोटरसाइकिल पे ही हुई हैं ओवर द इयर्स। सो इफ़ यू समहाउ इफ़ यू कैन कंट्रोल दैट, तो आई थिंक यू कैन हैव अ सेफ पसंद। तो कौन से कवानीन जो हैं उनको बनाना पड़ेगा और फिर ज़ाहिर है मंजूर करवाना पड़ेगा? देखें जी, मेरा जो अपना मकसद है इस बसंत के जो इस फेस्टिवल को प्रमोट करना इज़ एग्जैक्टली कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो फेस्टिवल है इट कैन बी दी बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ एशिया। इसमें पोटेंशियल है अगर आप इसको प्रॉपरली चैनलाइज करें और एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी एफर्ट हो, क्योंकि दिस कैन ब्रिंग इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू। आप यही देख लें कि अभी तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लाहौर के अंदर ही ये जो लास्ट बसंत के फिगर्स हमारे पास थे, ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन रुपीस वाज स्पेंट एंड ऑल ऑफ देम यू नो बाय द मल्टीनेशनल्स एंड यू नो द बिग कॉर्पोरेशंस एंड दैट मनी। अब ऐसा भी है, कुछ ऐसी तजावीज़ भी हुकूमत के सामने रखी गई थी कि अगर महदूद इलाकों में बसंत करवाई जाए, मिसाल के तौर पर अगर अंदरून शहर हो, वॉल सिटी हो, की जो गलियां हैं वो बहुत नैरो है, वहाँ कोई चांस ही नहीं है कि डोर नीचे सड़क तक चली है, इट्स इम्पॉसिबल। दूसरा ये है कि आपको ये कंट्रोल करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप जो शहर की काइट फ्लाइंग है उसको खत्म कर देंगे तो जो कल आपका जो टूरिस्ट आना है, जो वेस्ट से खास तौर पर जो आना है, तो वो देखने तो वो वही आएंगे। बिकॉज इट इज एन अमेजिंग फेस्टिवल कि आप देखें कि लाखों लोग अपनी छतों पे सारी रात और सारा दिन खड़े हैं। कोई दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल है नहीं। तो ये मेरे अंग्रेज ही दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था जब मैंने बसंत को प्रमोट करना शुरू किया था। इनफैक्ट देवर दी जी। तो यूसुफ साहब, हुकूमत को फिर कन्विंस करने के लिए, माइल करने के लिए अब क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आई वुड बी थिंकिंग दैट वी हैव अ वेरी रिस्पांसिबल चीफ मिनिस्टर और आई एम श्योर कि वो करना भी चाहते हैं। ही वांट्स टू यू नो डू लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज और सब कुछ ये करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये भी तो आप देखें ना कि अब एक इतनी बड़ा स्टेप लेना अपने सर के ऊपर कि जी आप कहते हैं कि जी हो जाए और उसके बाद अगर इस तरह डेथ्स हो तो वो इट इज वेरी आई थिंक इट्स मुश्किल हो जाता है फिर उसके। तो मैं समझता हूँ कि आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ इसका डेफिनेटली होगा और एक गवर्नमेंट को भी एक यू नो इनको ये भी इनको पता होना चाहिए कि कितना फाइनेंशियली लाहौर के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात की थी। और हमारे पास कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, या सिर्फ हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं, एक ये बसंत का फेस्टिवल और दूसरा शाह अब्दुल लतीफ मिठाई का जो उर्स है, उसको हम एक फेस्टिवल बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अमेजिंग हमारे पास एक पोटेंशियल है पाकिस्तान। ठीक है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। अब आपको कहानी सुनाते हैं एक सीईओ की। उनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड सलीम हनीफ और वो सीईओ हैं पर्ल गल्फ प्राइवेट लिमिटेड के और ज़मीन का कारोबार है। सलीम साहब ने कारोबार किया एक सरकारी इदारे के साथ, लेकिन कुछ इल्ज़ामात उन पर आए कि वो धांधली कर रहे थे, जिसकी तहकीकात भी हुई और उनका नाम क्लियर हो गया। लेकिन साथ साथ जब ये इल्ज़ामात लग रहे थे तो उनको हिरासा किया गया, फॉलो किया गया, उनके एक डायरेक्टर को अगवा भी किया गया, उनका नाम ECL पे डाला गया। लेकिन ये एक केस नहीं है। क्या ऐसा है कि पाकिस्तान में हम किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं कारोबार के तनाज़ात को सेटल करने में, डिस्प्यूट्स को सेटल करने में? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसमा जहांगीर साहिबा, वकील हैं इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें वक्त देने का। पहले तो थोड़ा सा बता सकती हैं इस केस के बारे में मज़ीद? देखें ये केस मुझे नहीं पता कि उनका जो सिविल मैटर है वो कहाँ तक उनका हुआ है और क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मगर ये ज़रूर है कि हमने वहाँ पे जब हाई कोर्ट में फ़ाइल किया था केस के इनको हैरेस किया जा रहा है और इनके एक डायरेक्टर को उठा के भी ले गए, वही इंस्टीट्यूशन जो इनके साथ बिजनेस कर रही थी। और मज़े की बात यह कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि उन्होंने इस पे पैसे नहीं डाले हुए थे, मगर अपना इंस्टीट्यूशन का नाम देने के लिए, क्योंकि नाम दिया उन्होंने तो उनको उसके एवज ज़मीन मिली। और खैर जो भी इनका डिस्प्यूट था सिविल नेचर का जो भी था,
मगर हरासा किया गया, पकड़ा गया। वो वीडियोस भी हमने अदालत में पेश की। फिर एक उनके इंस्टीट्यूशन का इंसान आया, उसने ऑफिसर आया, उसने अंडरटेकिंग दी कि हम कुछ नहीं करेंगे। अगले दिन उनका दफ्तर बंद कर दिया और फिर हरासमेंट फिर से शुरू हो गई। और एक दो लोग उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे थ्रेट किया, तो अब हम कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे। इसके साथ साथ ECL पे नाम डाला और वो भी बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि हमने ECL पे इसलिए नाम डाला है क्योंकि हमारा इनके साथ ये तनाज़ा चल रहा है। तो अगर सिविल डिस्प्यूट चल रही हो किसी की, ना तो वो कोर्ट में किसी चल रही है, ना कोई क्राइम किसी को अलेज किया गया है, तो इस तरह अगर आप ECL पे डाल दें लोगों को, तो ये कुछ ही इंस्टीट्यूशंस कर सकती हैं। मगर इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी अदारे हैं उनको ये इजाज़त है कि वो प्राइवेट बिजनेस कर सके? अब आप देखें कि हम वकील लोग हैं, हमारे पास तो अजीब अजीब केसेस आते हैं। यहाँ पे टेक्सिला के पास बुद्धा की बर्थ प्लेस है, आप लोग जाएं जरा इन्वेस्टिगेशन करें, आपकी जर्नलिज्म है। वो बुद्धा की बर्थ प्लेस के जो सड़क जाती है वो प्राइवेट लैंड ओनिंग में आ गई है। वो साहब कौन है, वो कौन से अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जाइए ज़रा पता कीजिएगा उसके बारे में। कहने के कि पूरी हेरिटेज कोई अपनी ज़मीन में ले ले और उसको कोई पूछने वाला ही ना हो, तो ये यहाँ पे इस किस्म के जब कारोबार होंगे, जो कि आइन में ये मना है और नहीं लिखा हुआ कि हर एक अपना कारोबार करे, फिर पुलिस अपना कारोबार शुरू कर दे, अदालतें अपना कारोबार शुरू कर दे, हर शोबा जो है जो सरकार में है वो अपना कारोबार शुरू कर दे, और जो प्राइवेट हमारे जैसे लोग हैं उनको बहुत बड़ा एक और बड़ा मसला इसके साथ ये भी है कि अगर कारोबार शुरू भी कर दें, चाहे वो आइन में इजाज़त है या फिर इसी तरह अपने जो इदारे के जो असर रसूख है वो फिर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर करने के लिए, हिरासा करने के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ ये नहीं होता कि भाई उन लोगों के साथ होता है जो कि इनके साथ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो तो चलो फिर वकील कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस के साथ होता है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, शुगर मिल्स जो लगाते हैं, जो ये सरकारी अदारे, वहाँ पे होता है। इसके जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कि उन्होंने यूनियन का नहीं बना सकते आप। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई ये आपका काम आइन के मुताबिक तो ये काम नहीं है, तो आप अगर चीनी बना रहे हैं और शुगर मिल लगाई हुई है तो इन लोगों को तो यूनियन बनाने की इजाज़त है। मगर ये अब हैरान कुन बात है, आप ज़रूर जो भी करना है करें, मगर इस तरह अपनी ऑफिशियल पोजीशन और कौम के अदारे के नाम के ऊपर आप मुनाफे भी कमाएं और आप लोगों को ज़दकोब भी करें और आप इंस्टीट्यूशन बाकी गवर्नमेंट के सरकारी अदारों को भी यूज़ करें, तो ये मैं समझती हूँ कि ज़्यादती है। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है अदालत में जा रहे हैं, CEO हैं और आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करें, लेकिन सब लोगों के पास जो बिज़नेस है उनके पास तो इस्तात होती है, लेकिन इस तरह से जब हिरासा किया जाता है तो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ गुड लॉयर इन कोर्ट। हाँ, वेल आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड लॉयर, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी लॉयर, मगर मैं समझती हूँ कि लोगों को अदालतों के पास जाना चाहिए। कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं मगर कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर अदालतें देती हैं। मैं समझती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने अच्छी रिलीफ दी है, ऐसी बात नहीं है कि रिलीफ नहीं मिली है, रिलीफ दी है। रिस्पॉन्सिबल इंसान को बुलाया, उसकी अंडरटेकिंग ली, ये बहुत अच्छी रिलीफ होती है। और फिर जब इंटीरियर मिनिस्ट्री बता ही नहीं रही थी कि हमने इनको क्यों डाला है ECL पे, तो उनका जो भी ऑर्डर था वो बाकायदा आया, उन्होंने जवाब दिया गवर्नमेंट ने कि इसलिए डाला है। तो अब मेरे लिए आसान है ना कि अब जब मेरे सामने सब कुछ आ गया है तो ऑर्डर को चैलेंज करना आसान है। लोगों को मेरा ख्याल है कि आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को अदालतों में जाना चाहिए, और चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी है हो, किसी की ऑपरेशन कभी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक और तरीका ये है, अब सेनेट में मिसाल के तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल जो है उसमें कुछ तरमीम की गई, उसमें ये भी कहा गया कि जिन लोगों को अगवा किया जाए कि अगर हम मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री होगी, उनको लिखें और वो 3 दिन में उन पर लाजमी होगा कि वो जवाब दें और वो बताएं वो कहाँ हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है कि अगर अदालत के पास लोग ना जाना चाहें, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि अदालतें बहुत देर लगती है, जस्टिस नहीं मिलता। देखें, फिर अब अदालतें भरी तो हुई हैं, लोग चाहे जो मर्जी कहें, जाते तो अदालत के पास ही हैं।
अब मैंने वो भी देखा है जो कमीशन भी बना है और अदालत भी देखी है। कमीशन में मैं गई थी, कमीशन में तो कुछ भी नहीं होता। कमीशन के पास तो जिसे कहते हैं ना, द लॉ हैज़ इट्स टीथ। अदालतों के पास वो इंस्ट्रूमेंट है कि वो अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, मगर एक कमीशन जो है वो क्या करेगा? अगर उसकी कोई नहीं सुनेगा तो उसके पास तो वो पावर्स नहीं हैं जो अदालतों के पास होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका यही कहना है कि जो एक लास्ट रिजोर्ट है वो फिर अदालत ही रहा? बिल्कुल अदालत है, और अपनी मैं समझती हूँ कि सब लोगों को बाशऊर होना चाहिए और ऐसी चीज़ों पे अगर उनके साथ बेइंसाफ़ी हो, आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे अदालतों के थ्रू उठाएं, चाहे आप लोगों के अखबारात के, चाहे जलसे जुलूस, शोर शराबा, ये होना चाहिए। ये इस तरह नहीं बात बन सकती है। आप एक यहाँ पे एक तरीके से और एक लोगों की ह्यूमिलिएशन खामखा में और ज़दकोब करना मैं समझती हूँ नामुनासिब है। आसमा जहांगीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे करने का। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे फटीचर खिलाड़ियों की। वेलकम बैक टू द शो। और अब जिक्र इमरान खान के फटीचर बयान का, जिसने सोशल मीडिया पर भी नई बहस छेड़ दी है। और शायद ये पहला मौका है कि पीटीआई के सपोर्टर्स भी खान साहब के इस बयान पर कुछ शर्मिंदा हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने के मुखालिफ इमरान खान के नए बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही एक वीडियो में पीटीआई के सरबराह इमरान खान लाहौर पीएसएल फाइनल की कामयाबी से बिल्कुल गैर मुतासिर दिखाई दिए और उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो गैर मुल्की खिलाड़ी बुलाए गए उनका नाम तक नहीं जानता। पीएसएल के लिए फटीचर खिलाड़ी बुलाए गए। खान साहब के इस बयान का मंजर आम पर आना था कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। पीटीआई के सपोर्टर समेत मुतादिद ट्विटर सारिफीन ने इमरान खान के इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और लफ्ज़ फटीचर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। एक ट्विटर सारिफ का कहना था कि लाहौर आने वाले फटीचर खिलाड़ी की कारकर्दगी हमारी बेहतरीन खिलाड़ियों से बहुत बेहतर है। तो एक ट्वीट में कहा गया कि जनाब इमरान खान, डैरन समी आपसे बड़े सुपरस्टार हैं क्योंकि उन्होंने बहैसियत कप्तान 2 वर्ल्ड कप जीते, जबकि आपने सिर्फ एक, वो भी बारिश की वजह से। एक सारिफ का कहना था कि इमरान खान के अल्फाज का चुनाव हमेशा एक मसला रहा है, उन्हें एक उर्दू का उस्ताद रख लेना चाहिए। नवाज शरीफ के पास तो सहाफी हैं जो उनके तकारीर लिखते हैं, जबकि खान साहब को अपने ही मुख्तसर ज़ख़ीरा अल्फाज से काम चलाना पड़ता है। तो एक नाकिद का कहना था कि इमरान खान अपनी सियासी नाकामियां छुपाने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। इमरान खान के इस बयान को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, उस पर बात की गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम फारूक पराचा, जो कॉलम निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम फॉर गिविंग अस टाइम, फॉर टॉकिंग टू अस। पहले तो जब से ये सामने आया था, लीक हुआ था सोशल मीडिया पे ये बयान, उसके बाद मीडिया पे सियासतदान सब इसको इस्तेमाल करें, अब थोड़ा सा इस पे ज़्यादा बात नहीं होगी? मे बी इट्स बिन ओवरडन नाउ। देखिए जी, ओवरडन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में ओवरडू तो खान साहब ने भी कर दिया। बिकॉज देखिए, ये जो फाइनल था ये कोई एक आम क्रिकेट मैच तो था नहीं, ये सिंबॉलिकली बहुत बड़ी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट था। चले उससे पहले कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सिनिज्म दिखाया, कुछ लोगों कंसर्न दिखाया कि नहीं करना चाहिए। हो गया, वो सक्सेसफुली हो गया, बात खत्म हो गई। उसका नतीजा आगे जाके पता लग जाएगा, होपफुली अच्छा ही होगा, मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसको बढ़ाया तो खान साहब ने है ना आगे। अब हो गई कोई चीज, उसके बाद आप उस पे कमेंट दे रहे हैं फटीचर वो टीचर। मसला यही है खान साहब का कि उनके कोई फिल्टर नहीं लगे हुए और जब फिल्टर नहीं लगे होते तो यही कहा जा सकता है नदीम के एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी, उसमें उन्होंने कह दिया फटीचर कह दिया, तो उसमें क्या कैजुअल कॉन्वर्सेशन कैजुअल आदमी करता है। खान साहब कैजुअल आदमी नहीं है। खान साहब एक लीडर हैं, थर्ड बिगेस्ट पार्टी या सेकंड बिगेस्ट पार्टी, जितनी जो चले बिगेस्ट पार्टी भी कह लेते हैं उनकी खुशी में, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं। तो आपको बड़ा मतलब मोहतात तो होना पड़ता है कि आजकल के ज़माने में जहाँ हर कोई फिल्म बना सकता है, आपकी चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, आप क्या कह रहे हैं। और ये इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव ये इशू है। ठीक है, अभी काफ़ी एक हाई मिला है लोगों को, आप उसी चीज़ को दबा रहे हैं। आप ऊपर से आगे आप
मतलब आप पेटी बातें शुरू कर दी हैं। मतलब मेरे ख्याल में पेटी बात थी। अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप कोने में कहीं कह देते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं जहाँ कैमरे चलते रहते हैं, लोगों के पास फोन होते हैं। मसला यही होता है ना कि अगर आप पर्सनलाइज कर लेते हैं ना, अच्छा, सियासतदान पर्सनलाइज कर लेते हैं। नदीम, अब जैसे PSL का फाइनल था, आपने सही कहा कि एक वो बहुत फील गुड मोमेंट था, चाहे क्रिकेट पे आपको एतराज हो कि उसका मेयार अच्छा था या नहीं, तो आपको लगता है कि PSL फाइनल को भी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, गो नवाज गो के नारे लगे, उस पे भी शोर मचा वगैरह वगैरह? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट हर चीज पॉलिटिसाइज हो जाती है। लाइक आई सेड कि पाकिस्तान के हालात देखें, ये कोई एक आम क्रिकेट फाइनल नहीं था, ये एक कोई और ही चीज थी। इट हैड टू बिकम पॉलिटिसाइज। ये एक बहुत बड़ा मतलब आप मैसेज देना चाह रहे थे टू द आउटसाइड वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज चेंजिंग। वो एक अलग बहस है कि कितना चेंज हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन एक मैसेज की अटेम्प्ट की गई थी। और दूसरी बात ये सिर्फ नजम सेठी का या ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव नहीं था, ये सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसकी वजह से दैट गॉट बॉल रोलिंग was the COAS जनरल बाजवा। ठीक है, he was the one who सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया that got the ball rolling, so that means it was very important for the establishment, for the government as well and for the PCB of course। यानी कि पाकिस्तानी रियासत चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत एंड PCB इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत सारे लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। एवरीबडी वाज ऑन देयर एज ऑन द फीट, को दुआ कर रहे थे अल्लाह करे कि सब चीज सही हो जाए, और सही हुई और बड़ी अच्छी तरह हुई, और बहुत अच्छा मैसेज बाहर गया है। अब इसको हम आगे लेके जाना चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए अगर कि वो तो एक्चुअली हाथ बढ़ाएं, वो तो उसको इवॉल्व करें। मतलब यहाँ बैठ के ये कह के फटीचर आ रहा है, जब वो अफ्रीका से आ रहा है, जब वो अमेरिका से आ रहा है, जब वो मिडल ईस्ट से आ रहा है, ये बातें अब छोड़ दें, अब जरा आगे चलें। बड़े लीडर हैं भाई, बड़े लीडर बने। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बात करने का। इसका वक्त अब खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। राय देना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।